नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि कुछ बिल्डर्स हमारे जो भूस्वामी है, भवन के मालिक हैं, उन लोगों से बिल्डर एग्रीमेंट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपका जो भूखंड है या भवन है उस पर मैं विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करा के निर्माण कर लूंगा और एक परसेंटेज तय हो जाता है कि भाई इतने तलों का निर्माण या इतने कवरेज जो है वो आपको मैं दे दूंगा 50% या 60% और बाकी मैं बेच लूंगा, मेरा हो जाएगा। और इस तरह से आप पूरी तरह निश्चिंत हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सारा काम करा लूंगा, सारा निर्माण भी मैं कराऊंगा, नक्शा भी मैं पास करा लूंगा और विकास प्राधिकरण से आपको किसी तरह की उलझन नहीं होगी। अथवा आवास विकास का है तो आपको कोई उलझन नहीं होगी, मैं सारा निपटा लूंगा। आप मेरे साथ बिल्डर एग्रीमेंट करके मुझे हैंड ओवर कर दो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि इस तरह जो बिल्डर एग्रीमेंट करके निर्माण किए जाते हैं उसमें हमेशा भूस्वामी बिल्डर की गलत बातों में फंस जाता है और अंत में सारी जिम्मेदारी अतिरिक्त निर्माण की या अनधिकृत निर्माण की या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण की उस भूस्वामी की ही होती है और भूस्वामी फंसा रह जाता है, बिल्डर अपना हिस्सा बेच के निकल जाता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास कई व्यूअर्स के कमेंट आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि सर, मेरा जो भवन है पुराना निर्मित है और मैंने एक बिल्डर एग्रीमेंट से आज के 2 साल पहले एग्रीमेंट कर लिया था। उसने कहा था कि मैं इसमें नीचे पार्किंग के लिए स्टेज फ्लोर बना दूंगा और ऊपर ही 3-4 मंजिल पे मैं फ्लैट बना लूंगा और उन फ्लैट्स को बेचने का काम, विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने का काम या विकास प्राधिकरण से कोई भी नोटिस आता है, कोई शिकायत होती है, सारी उलझने मेरे जिम्मे आप डाल दो और मैं उस पर निर्माण करके उसको बेच भी लूंगा और कुछ परसेंटेज तय हो जाता है कि 50%, 40% या 60% जो भी आपस में तय हो जाए, इतना पैसा बेच के मैं ले लूंगा या इतनी प्रॉपर्टी का कवरेज आप मेरे जिम्मे कर देना, वो मेरा हो जाएगा और बाकी आपका हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे कई व्यूअर्स ने हमें कमेंट किया है, कम से कम 8-10 लोगों के कमेंट टेलीफोनिक या वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं उनमें कहा हुआ है महानगर गोल मार्केट जो लखनऊ में, उसमें पुराने जो भवन निर्मित किए हुए थे उनमें भी कई लोग ऐसे फंसे हुए हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके अपनी टेलीफोनिक व्यथा सुनाई है कि सर 5 साल पहले मैंने एक बिल्डर से एग्रीमेंट कर लिया था, उसने मुझे बातों में फंसा लिया। नीचे 2 मंजिल उसने लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर बना लिए कॉमर्शियल और ऊपर के तलों पर आवासीय बना के मुझसे कहा था मैं 3 मंजिल ऊपर के तलों पे बना लूंगा, 2 फ्लोर नीचे बना लूंगा और इसमें 50-50% का शेयर हो जाएगा। मैं अपनी दुकानें या अपना मार्केट बेच लूंगा, आप अपना बेच लेना, मैं नक्शा भी पास करा लूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं कि ऐसे सारे बिल्डर आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो भूखंड विकास प्राधिकरण ने आपको जिस उपयोग के लिए बेचा है उस उपयोग के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसका नक्शा स्वीकृत नहीं हो सकता है। या नियमों के अंतर्गत हमारे बिल्डिंग बायलॉज में जितना ग्राउंड कवरेज अनुमन है, जितना FAR अनुमन है और जितने सेटबैक छोड़ने हैं, चाहे वो विकास प्राधिकरण का भूखंड हो या प्राइवेट जमीन पर निर्माण किया गया हो, उसका नक्शा पास कराने की बात हो, वो उन नियमों के अंतर्गत ही नक्शा पास होता है, उस उपयोग के लिए ही नक्शा पास होता है जिस उपयोग के लिए भूखंड है या मास्टर प्लान में उसका जो उपयोग है अगर प्राइवेट रूम है। और बिल्डर इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता, उसका फोकस ये रहता है, आप समझिएगा उसका फोकस क्या रहता है। नंबर 1, जो लैंड है वो ऑनर के नाम है, मुझे लैंड की रजिस्ट्री अपने नाम करानी नहीं है, तो कोई लैंड ट्रांजेक्शन में होने वाला कोई व्यय मुझे नहीं उठाना है। नंबर 1, तो जब लैंड जो है वो ऑनर के नाम ही रहेगी और निर्माण में लगने वाला पैसा बिल्डर लगाएगा, निर्माण में लगने वाला पैसा ओनर नहीं लगाएगा, और वो जब निर्माण में अपना पैसा बिल्डर लगा रहा है तो उसकी कोशिश यही होगी कि इस भूखंड पर अधिक से अधिक निर्माण कर लिया जाए ताकि जो हमारा शेयर है वो भी कवरेज में अधिक हो जाए। और अधिक से अधिक कवरेज का मतलब क्या हुआ कि उसने ना तो कोई सेटबैक छोड़ना है, ना ही भूपयोग का ध्यान रखना है और तलों की संख्या इतनी कर लेनी है जितना कि मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं हो सकता, बिल्डिंग बायलॉज की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाता है। वो पहले से ये प्लान करके रखता है, उसकी प्लानिंग रहती है कि भूस्वामी को पता नहीं है, उसको तो मैंने कह दिया कि मैं सारी उलझने आपकी दूर कर लूंगा, नक्शा पास करा लूंगा, लेकिन जब ये कह रहा होता है उस समय भी उसको ये पता होता है कि मुझे नक्शा पास नहीं कराना है, क्योंकि उसको सब पता रहता है कि इस
भूखंड पर क्या भूपयोग है, इसका कितना नक्शा पास हो सकता है, कितना सेटबैक छोड़ना है और कितनी तलों तक निर्माण किया जा सकता है, कितना एफआर, उसको पता रहता है, लेकिन वो आपको बताता नहीं। आपको सिर्फ ये बताता है कि मैं इसका नक्शा पास करा लूंगा, आपको कोई उलझन नहीं होने दूंगा। ये वो उस समय भी झूठ बोल रहा होता है जब आपसे बात कर रहा है, क्योंकि उस समय उसको ये पता रहता है कि मुझे इसका नक्शा नहीं पास कराना है, या विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा इस तरह पास नहीं हो सकता जिस तरह मुझे निर्माण कराना है, इसलिए वो विकास प्राधिकरण के पास जाता ही नहीं है, सिर्फ आपको बातों में फंसा लेता है। ऐसे हजारों की संख्या में केस पूरी यूपी में है जहां पर बिल्डर्स ने भवन स्वामियों को या भूखंड स्वामियों को फंसा रखा है। अब मैं बात करूंगा कि कौन से लोग इस कैटेगरी के हैं जो इस तरह के बिल्डर्स की बातों में फंस जाते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी के वो लोग हैं जो किसी अन्य शहर में रहते हैं, उनका भवन या भूखंड किसी दूसरे शहर में है और वो खाली पड़ा है या किराएदारी में है। जो बिल्डर है वो कहता है मैं किराएदारों से भी खाली करा लूंगा, आप मुझे हैंड ओवर कर दो। तो वो सोचते हैं कि चलो एक डिस्पोजल हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है, इसमें कुछ इनकम हो जाएगी, मुझे तो वहाँ रहना नहीं है, या रहना है तो बाद में रहना, तब तक बिल्डर बना भी देगा, मैं बनने हुए में आ जाऊंगा और पास कराने का सारा काम इसने कह ही रखा है। लेकिन उस समय भी बिल्डर के मन में होता है कि मैं नहीं करा पाऊंगा। एक ये कैटेगरी है जो उसमें फंसती है। दूसरी कैटेगरी वो है जो हमारी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, खासतौर पर वो आबादी जहाँ के लोग उस आबादी को छोड़ के, उस क्षेत्र को छोड़ के या उस मोहल्ले को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके व्यवसाय वहीं हैं, उनकी नौकरी पेशे के सारे रोजी रोजगार वहीं हैं। तो उनको लगता है कि इसी क्षेत्र में हमें कोई मकान मिल जाए रहने के लिए और हम अपना काम भी करते रहें और हमारा काम भी बंद ना हो, और मेरे पास भवन के निर्माण के लिए पैसा नहीं है, बिल्डर तो लगा ही रहा है, वो हमें रहने के लिए बना के भी फ्लैट दे देगा और मेरा काम भी चलता रहेगा और जहां मैं रह रहा हूं यहीं रहता रहूंगा इसी क्षेत्र में। वो लोग भी फंस जाते हैं। तो उस क्षेत्र में वो क्या करता है बिल्डर, पुरानी आबादी वाले रहायशी इलाकों में बिल्डर एग्रीमेंट कर लेता है ऐसे भूस्वामियों से। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहले वो स्टिल्ट बनाएगा जहां गाड़ियों के लिए पार्किंग होगी और उसके ऊपर 3, 4, 5, 6 मंजिल जितनी उसकी मर्जी होगी, जितना उसके जेब में पैसा होगा, क्योंकि उसको नक्शा पास कराना नहीं है, फ्लैट बना देगा जहां मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, कोई नक्शा पास नहीं करा जाएगा और फिर वो अपने हिस्से का जो भी शेयर तय हो जाएगा, अपने हिस्से के फ्लैट बेच के और निकल जाएगा। बाकी आपको हैंडओवर कर देगा, ये आपके फ्लैट है। अब इसमें क्या हुआ, चाहे पहले कैटेगरी के लोग हों या दूसरी कैटेगरी के लोग हों, बिल्डर का नाम ऑनरशिप में कहीं नहीं आ रहा है। उसने पैसा लगाया तो अपने हिस्से के फ्लैट बेच के या अपने हिस्से की कवरेज बेच के वो निकल गया। अब अगर कोई नोटिस आता है विकास प्राधिकरण का बिल्डिंग को गिराने के लिए, बिल्डिंग को सील करने के लिए, तो किसके नाम से आएगा? उसके नाम से आएगा जो भवन का स्वामी है, क्योंकि वो भवन का स्वामित्व तो बिल्डर का है नहीं, उसका तो ऑनरशिप से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपनी प्रॉपर्टी जल्दी से बना के निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि विकास प्राधिकरण इस पर अड़चन करने वाला है। जैसे ही नोटिस आएगा तो मालिक हमें ढूंढेगा जो भूस्वामी है और तब तक मुझे निकल जाना है। तो वो बनाते समय ही अपने फ्लोर, अपनी कवरेज जो है बेचना शुरू कर देता है। भूस्वामी को पता भी नहीं रहता। धीरे धीरे जब तक बिल्डिंग का अंतिम निर्माण होता है वो अपने हिस्से के सारी कवरेज, सारी प्लॉट जो उसके हिस्से में आ रहे हैं, सारे फ्लैट वगैरह वो बेच लेता है और भूस्वामी उसकी इस बात से निश्चित रहता है कि जो उलझन आएगी इसको सुलझानी है, मुझे क्या करना, नक्शा पास करा के देगा। और इसकी इंक्वायरी भी नहीं करता है कि इसने नक्शा पास कराया या नहीं कराया, या इंक्वायरी करने के लिए उसके समय नहीं रहता, वो बाहर रह रहा है या अपने कामों में लगा हुआ है और बिल्डर की मीठी बातों में आ जाता है और बिल्डर उसको बेच के अपने हिस्से की कवरेज, अपने हिस्से के फ्लैट बेच के निकल जाता है। और भवन या भूस्वामी अब बचे हुए हिस्से को ना तो वो बेच पाता है, क्योंकि वो बेचने की स्किल उसके पास नहीं है, वो चालाकी उसके पास नहीं है। और विकास प्राधिकरण का निर्माण होने के बीच में, निर्माण शुरू होने के समय या निर्माण खत्म होते होते उसका नोटिस आ जाता है, बिल्डिंग सील हो जाती है या गिराने के आदेश हो जाते हैं, ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो जाते हैं और उस पोजीशन में जो भूस्वामी है वो बहुत परेशानी में फंस जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि बिल्डर एग्रीमेंट अगर आप करा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस भवन का भूपयोग क्या है, उसका नक्शा पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, और जितना पास है उसके अनुसार ही बिल्डर बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आपको बिल्डर एग्रीमेंट करते समय ही ये ध्यान रखना है कि उससे ये कहना है कि भाई पहले तो आप नक्शा पास करा लो, इतना ही आप एग्रीमेंट मुझसे करो कि मैं नक्शा पास करा लूंगा, नक्शा पास कराने का खर्चा कौन देगा ये भी आप तय कर लो, और नक्शा पास हो जाएगा तो नक्शे पास के अनुसार ही आप निर्माण करोगे, ये तय कर लो। ना तो आप सेटबैक अतिरिक्त घेरोगे, ना मंजिलों की संख्या बढ़ाओगे,
ना कवरेज बढ़ाओगे। अगर बढ़ाना भी है तो इतना भले ही बढ़ा लो आप जो नियमों के अंतर्गत कंपाउंड हो सकता हो। अगर आप ये एग्रीमेंट करके चलेंगे स्टेप बाय, पहले में करेंगे भाई नक्शा पास करा लीजिए, कंपाउंडेबल लिमिट तक अगर आप निर्माण करते हैं तो ठीक है, मुझे बताइए कि कंपाउंडेबल लिमिट क्या है, तभी मैं एग्रीमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे बाद में कोई उलझन नहीं चाहिए। तो अगर बिल्डर तैयार होगा तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण शुरू होना आवश्यक है, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले आपको नक्शा पास कराना है, यूज देखना है कि बिल्डिंग का यूज क्या है और कितने मंजिल पास है, कितना सेटबैक छोड़ा गया है मानचित्र में, और उसी के अनुसार निर्माण करना है या कंपाउंडिंग लिमिट तक निर्माण करना है या नहीं करना, ये तय कर लीजिए पहले। पहला एग्रीमेंट इतना ही करिए कि नक्शा पास करा के आप हमें दे दो, और ये तय कर लो कि उतना ही बनाओगे जितना कंपाउंड हो सकता है, इससे अतिरिक्त नहीं बनाओगे, तब मैं एग्रीमेंट करूंगा। तो अगर बिल्डर इसके बाद एग्रीमेंट करता है तो अब ठीक है, फिर आपको कोई उलझन नहीं है। और अगर बिल्डर का आपको इस तरह एग्रीमेंट करने से मना कर देता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी चाल है, उसके मन में ये बात है कि मुझे नक्शे से कोई लेना देना नहीं है, या नक्शे के अनुसार मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे करना क्या है, ऑनर लैंड का जो है वही रहेगा, और नोटिस आएगा तो ऑनर के नाम से ही आएगा, मैं तो अपना बेच के निकल जाऊंगा, बाद में उसका फोन उठाना बंद कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा नंबर को, फंसा वो रहेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरी प्रॉफिट तो निकल ही आएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी है 50% 60% शेयर के बाद भी उसको लगभग 50% का जो प्रॉफिट रहता है, उसका तो कोई घाटा है ही नहीं, सारा घाटा भूस्वामी का है और सारी उलझने भूस्वामी की है। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड करने वाले बिल्डरों से आपको बचना है। आप कैसे बच सकते हैं इसका तरीका मैंने आपको बताया। आप पहले नक्शा पास करवा लीजिए बिल्डर से, इतनी एग्रीमेंट करिए, और नक्शे के अनुसार कंपाउंडेबल लिमिट तक ही वो निर्माण करेगा, ये एग्रीमेंट करिए। अगर बिल्डर इस पर तैयार हो जाता है तब आप उसको एग्रीमेंट कर लीजिए, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी निर्माण करते समय या निर्माण करने के बीच में या निर्माण करने के अंत तक आपको उसकी जांच जरूर रखनी है कि नक्शे के अनुसार, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण किया जा रहा है अथवा नहीं, तभी आप बिल्डर एग्रीमेंट में सफल हो पाएंगे। अन्यथा बिल्डर आपको ऐसा फंसा देगा, भूस्वामी को ऐसा फंसा देगा कि आप विकास प्राधिकरण से हमेशा के लिए उलझ जाएंगे, या हो सकता है कोई स्टेज ऐसे भी आ जाए कि आपका भवन विकास प्राधिकरण गलत निर्माण होने की वजह से, या भूवियोग के विपरीत निर्माण होने की वजह से, या कंपाउंडेबल लिमिट से अधिक निर्माण होने की वजह से ध्वस्त कर दे, और फिर आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा जो उस जमीन में लगा है, और सारी उलझने आपके जिम्मे पड़ जाएंगी। बिल्डर तो अपना प्रॉफिट लेके किसी ना किसी तरह बेच के निकल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना था। ऐसे कई लोगों के कमेंट से तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में जो लोग इस मुसीबत में फंसने वाले हैं वो सचेत हो जाएं, या जो अभी फंसे हैं वो अपना कोई रास्ता ढूंढ पाएं। अगर कोई लोग इस तरह के एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं और मुझसे किसी हेल्प की जरूरत चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनकी मदद करूंगा, और बिल्डिंग के संबंधित जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।